ज़िंदगी अनडाउटेडली ईश्वर की तरफ से हम सभी को एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट है और इसे खूबसूरती से हम जी पाएँ, ये हम डेफ़िनेटली डिज़र्व करते हैं, ये हम सभी का हक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस मिथ्या में रहें कि ज़िंदगी आसान है या उसे खूबसूरती से जीने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें कोई समझदारी नहीं लेनी है, हमें कोई सच नहीं समझने, क्योंकि ऐसा नहीं है। कुछ तथ्य हैं जीवन के, कुछ सच हैं जो हमें अपनी ही ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर जीने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जिनमें से एक सबसे बड़ा सच है ये समझ पाना कि क्या हमारे हाथ में होता है जीवन में चेंज कर पाना, परिवर्तन कर पाना, ट्रांसफ़ॉर्म कर पाना, और क्या हमारी क्षमता और हमारी पावर से बाहर होता है। और ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नार्सिसिज्म के बारे में। हम क्या कर सकते हैं अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इंसान के साथ रहते हैं या उनसे इंगेज करते हैं, या वो आपके जीवन का एक हिस्सा है, तो आप क्या कर सकते हैं। क्या आप उन्हें हील कर सकते हैं, क्या आप उन्हें चेंज कर सकते हैं, क्या आप उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब है नहीं। और ये एक उन चीज़ों में से है ज़िंदगी में जिसे आप नहीं बदल सकते। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नार्सिसिस्ट को हील करना, किसी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इंसान को हील करना या चेंज करना या उसे कुछ और बना देना आपके बस की बात नहीं है। ना ही आपके बस की बात नहीं है, बल्कि ये आपका काम भी नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अब कई जो साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक इश्यूज़ होते हैं वो जो इंसान उनसे अफ़्लिक्टेड है, जो उनसे पीड़ित है, उसे बहुत तकलीफ़ देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। वो छटपटाता है हील होने के लिए। थेरेपी, मेडिकेशन, काउंसलिंग जैसे भी तरीके से वो हील होना चाहता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी इन चीज़ों के रहते बहुत ज़्यादा डिसएम्पावर्ड हो जाती है, बहुत तकलीफ़मय हो जाती है। जैसे कि डिप्रेशन हो या सिवियर एंग्जाइटी हो या किसी तरह का फोबिया हो आपको, या इस तरह की चीज़ें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो इस तरह का एक डिसऑर्डर है जो नार्सिसिस्ट को इतनी तकलीफ नहीं देता है। इनफैक्ट ज़्यादातर नार्सिसिस्ट उसको हील करने की कोशिश भी नहीं करते, उन्हें मालूम भी नहीं होता कि वो नार्सिसिस्ट हैं। बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ नार्सिसिस्ट हैं जो एक्चुअली अपने आप को जेन्युइनली हील होने के लिए काउंसलिंग या थेरेपी, इंक्लूडिंग बिहेवियरल थेरेपी या ऐसा कुछ भी सीख करते हैं। ज़्यादातर जो नार्सिसिस्ट हैं वो जब तक उनका काम चल रहा है, उनको सप्लाई मिल रही है, वो अपने आप को चेंज किसी भी तरह से करने की इच्छा नहीं रखते हैं। वो जब तक उनका काम चल रहा है वो खुश हैं। जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो साइकोलॉजिकली तकलीफ में हैं, वो लोग हैं जो उस नार्सिसिस्ट से डील करते हैं। तो इसीलिए ऑफन कहा जाता है कि जो नार्सिसिज्म है, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसमें जो एक्चुअल नार्सिसिस्ट के अलावा सबको ट्रीट किया जाता है। और इसीलिए जो टिपिकल ट्रेडिशनल थेरेपी है, काउंसलिंग है, वो भी इसमें काम नहीं करती है, क्योंकि टिपिकल ट्रेडिशनल थेरेपी का जो तरीका होता है, काउंसलिंग का तरीका होता है जो ट्रेडिशनल थेरेपी का, उसमें दोनों जनों की काउंसलिंग होती है। अगर दो पार्टनर्स गए हैं, दो लोग गए हैं, तो दोनों में टाइम डिवाइड होता है, दोनों की बातें सुनी जाती हैं, दोनों में चेंजेस लाने के, परिवर्तन लाने के लिए उनको टिप्स दिए जाते हैं, उनको सजेशंस दिए जाते हैं, उनके बिहेवियर पैटर्न समझे जाते हैं, उनकी रिलेशनशिप समझी जाती है। और नार्सिसिस्ट के साथ अगर अब आपने अभी तक सारे वीडियोस मेरे देखे हैं या कोई और भी वीडियोस देखे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि ये सब चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये तो कोई और ही तरह का पैटर्न होता है जिसमें एक आम एवरेज नॉर्मल इंसान जो है एक हेल्दी कोऑपरेटिव को पार्टिसिपेंट बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। और इसलिए वो थेरेपी से उस इंसान का जिसको एक्चुअली हेल्प की ज़रूरत है, जो नार्सिसिस्ट की वजह से पीड़ित है, उसका और नुकसान हो जाता है। और नार्सिसिस्ट जो है उसको बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे भी नैरेटिव अपने हिसाब से कर लेता है। और जो बात जो समझने का, अगर वो इंसान जो काउंसलर है वो नार्सिसिस्टिक स्पेसिफिक अवेयरनेस रखने वाला काउंसलर नहीं है, तो नार्सिसिस्ट सारा जो डिस्कोर्स है वो अपनी तरफ ही बदल लेता है। एंड ऑफन नार्सिसिस्ट फिर अपने आप को विक्टिम दिखा के, इनफैक्ट वो अपने आप को ज़्यादा पीड़ित पार्टी बताकर निकल जाता है। ज़्यादा ब्लेम, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज की उस इंसान पर आ जाती है जिसको एक्चुअली हील होने की और सपोर्ट की ज़रूरत है नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के अगेंस्ट।
अ, बहुत अच्छा होता अगर हमारी ज़िंदगी एक फैंटेसी की तरह होती, जैसे कि ऑफ़न हमारी हिंदी मूवीज़ में या कुछ हॉलीवुड मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि जिसमें शुरू में एक बहुत ही मीन और विंडिक्टिव और विलेन जैसा कैरेक्टर दिखाया जाता है, मेल या फीमेल, और चाहे शायद घर में ही कोई मीन हस्बैंड दिखाया जाता है, अब्यूसिव हस्बैंड या मदर इन लॉ, और वो एंड में बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, एंड में बिल्कुल एक हृदय परिवर्तन हो जाता है, बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं, या कोई आपसे बिल्कुल नफ़रत करता है, एंड में आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है और आपसे माफ़ी माँग लेता है और अपने सारे जो अवगुण हैं उनका कन्फेशन कर देता है। बट काश रियल लाइफ ऐसी होती, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, और नार्सिसिज्म के साथ ऐसा एक्सपेक्ट करना तो अपने लिए एक बहुत ज़्यादा, और जो बोलते हैं खाई में खुद को धकेलने वाली बात हो गई। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये समझना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कि क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम चेंज करने की क्षमता रखते हैं, जिसको चेंज करना या जिसमें पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला पाना, उसमें सपोर्ट दे पाना हमारे हाथ में है, और हमें वो कोशिश करनी चाहिए, या क्या चीज़ में हमारी कोशिश भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर के इंसान को चेंज करना एक ऐसी ही चीज़ है जिसमें आम आदमी, एक नॉन नार्सिसिस्टिक पर्सन कुछ नहीं कर सकता है। जितनी जल्दी मुझे लगता है लोग इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें, बहुत सारी रिलेशनशिप्स जो हैं, बहुत सारा जो अब्यूज़ है नार्सिसिस्टिक, उससे लोग अपने आप को बचा पाएंगे, और अपनी सैनिटी जो है और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चेंज नहीं कर सकते, हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इंसान को परिवर्तन कर पाना, बदल पाना, चेंज कर पाना या हेल्प कर पाना, ये आपके बस की बात नहीं है। जितनी जल्दी इस सच को आप एक्सेप्ट कर लें, उतनी जल्दी अपनी खुद की हीलिंग जर्नी, उतनी जल्दी अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन की जर्नी, अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन की जर्नी आप शुरुआत कर पाएंगे, क्योंकि वही आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में है वो यही है कि आप अपने आप को एक सेफ ज़ोन में, एक अपनी मेंटल सैनिटी को बनाए रखें, अपनी जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ और अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ उसको बनाए रखें, उसको हेल्दी रख सकें, बस यही आपके हाथ में है, और वही आपको करना भी होता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ के इंसान के साथ एंगेज कर रहे हैं या उसके साथ परिवार में रहते हैं, तो यही आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप खुद के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि खुद के लिए ही कुछ कर पाना आपके हाथ में है। उस इंसान को चेंज करना, हील करना, सपोर्ट करना आपके हाथ में नहीं है। तो पहले तो मैं ये चीज़ एस्टैब्लिश करना चाहती हूँ कि इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहे कि ये काम आप नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में आप डिनायल में ना रहें, इसको झुठलाएँ नहीं, आँखों पे पर्दा मत डालें कि शायद आप चेंज कर लेंगे, शायद आप परिवर्तन कर देंगे, शायद वो इंसान ठीक हो जाएगा, शायद आपके साथ अच्छा कर देंगे, शायद आप ऐसा करें, वैसा करें, ये करें, वो करें, शायद आपका अपना बिहेवियर आप बदल लें, उससे वो ठीक हो जाएँ। तो ये जितने समय आप अपने आप को इस डिल्यूज़न में, इस इल्यूज़न में रखेंगे, आप अपनी ही पीड़ा को, अपनी ही विक्टिमाइज़ेशन स्टेट को, अपने ही अब्यूज़ को और बढ़ाते जाएँगे, और उतना ही ज़्यादा समय लगेगा आपको खुद को एक स्टेबल, मेंटल, हैप्पी, सेफ स्टेट में वापस आने के लिए, आफ्टर मे बी ईयर्स ऑफ नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ अगर आपने सहा है तो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत फेमस आयरिश राइटर थे, प्लेराइट थे, जिन्होंने बहुत फेमस फेमस काम किया है, इंक्लूडिंग पिग्मैलियन, जिसके ऊपर फिल्म माय फेयर लेडी भी बेस्ड है। तो उनका एक कोट मुझे बहुत ही पर्याप्त, बहुत ही सटीक और एप्ट लगा, ये समझाने के लिए कि नार्सिसिस्ट के साथ आपको क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वो ये है कि उन्होंने कहा था कि एक वो समझ चुके हैं कि एक पिग के साथ जो है मिट्टी में कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, रेसल नहीं करना चाहिए, कुश्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पिग को तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आप जो है, और सिर्फ आप गंदे हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि नार्सिसिस्ट के साथ जो सबसे पहली चीज़ बिल्कुल ना करें डील करने के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, वो ये है कि बिल्कुल आर्ग्यूमेंट मत करिए। नेवर आर्ग्यू विद अ नार्सिसिस्ट। उनके साथ डिबेट मत करिए, झगड़ा मत करिए, आर्ग्यू मत करिए, उनके साथ लड़ाई में मत पड़िए, जाके कॉन्फ्रंटेशन मत करिए। और अगर आप समझ गए कि वो नार्सिसिस्ट हैं, तो ये तो बिल्कुल मत जाके बोलिए तड़ी में कि आप नार्सिसिस्ट हो। तो ये एलिगेशन और एक्यूजेशन का खेल उनके साथ बिल्कुल मत खेलिए, क्योंकि वो आपके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। क्योंकि कैसे भी
जो है नार्सिसिस्ट को उसमें भी सप्लाई मिल जाएगी। नार्सिसिस्ट अपने एंगर में, रेज में चला जाएगा। आपको लगेगा कि आप उन्हें बता रहे हैं कि वो नार्सिसिस्ट है। वो शायद डिबेट की और लड़ाई के एंड में आपको ही समझा दे कि आप नार्सिसिस्ट हैं और वो नहीं। क्योंकि नार्सिसिस्ट को आपका जो कॉन्फ्रंटेशन करना ही या लड़ाई करना ही या एंगर से बोलना ही इनफ फॉडर है, इनफ फ्यूल है उनके नेक्स्ट जो है सप्लाई के लिए। और उनको तो उस लड़ाई में बहुत मज़ा आएगा और वो थकेंगे नहीं, वो रुकेंगे नहीं, उनको फॉडर मिलेगा, उनको एनर्जी मिलेगी। ड्रेन्ड आप होंगे, थकेंगे आप, गंदा आप महसूस करेंगे, हारे हुए आप महसूस करेंगे। और जो डिसएम्पावर्ड हैं, जो परेशान हैं, जो मेंटली अपसेट हैं, जो लॉस होगा पीस का, हार्मनी का, वो सब आप ही को फील होगा। इसलिए नेवर आर्ग्यू विद अ नार्सिसिस्ट। द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज़ टू कंप्लीटली इग्नोर देम। जितना पॉसिबल हो सकता है बिल्कुल उन्हें इग्नोर करना। आर्ग्यू करना, कॉन्फ्रंटेशन करना किसी नार्सिसिस्ट से या बहसबाजी में पड़ना, ये सबसे पहले तरीके हैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने की, क्योंकि ये चीज़ें नार्सिसिस्ट के साथ आपको और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर का शिकार बनवाएगी। सबसे पहले तो अगर आप समझ गए हैं कि जिस इंसान के साथ आप रहते हैं परिवार में, या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं बाहर किसी और सिचुएशन में, किसी और सेटिंग में, जैसे कि ऑफिस में, अपनी वर्क प्लेस में, या फिर किसी और जगह पर वो नार्सिसिस्ट है, अगर आप ये समझ गए हैं, अगर आपने रिकग्नाइज कर लिया है, तो सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहले एक्सेप्ट करें। इस सच को झुटलाएं नहीं, एक्सेप्ट करें। और इत, इतनी जल्दी ना मचाएं कि हाथ पैर ना मारें कि अब आपको क्या करना है। पैनिक में ना जाएं, पैनिक मोड में ना जाएं। अपने आप को समय दें। सो कि अगर आपने इतना समय निकाला है, इतने समय अब्यूज़ या परेशानी झेला है, अपनी मेंटल हेल्थ गंवाई है, बहुत कुछ जो है आपने सफ़र किया है, तो उतना समय भी अब आपके पास है कि आप थोड़ा-सा कामली, चैन से, शांति से अपने लिए समय निकाल पाएँ, ताकि आप सोच सकें कि आपको आगे क्या करना है। हड़बड़ाहट में या जल्दी में कुछ भी करने का फ़ायदा नहीं है। सो अगर आप अपने लिए थोड़ा-सा समय अलग से पीसफुल ज़ोन निकाल सकते हैं, जहाँ पे आप अनडिस्टर्ब्ड हैं। हो सकता है आपकी पूजा की जगह में इस तरह का आपको मौका मिले, जहाँ अगर आप पूजा करते हैं या प्रेयर करते हैं, आपके घर में ऑल्टर है, या कहीं भी आपके पास ऐसा समय होता है दिन का जहाँ पे आप अकेले हैं, जहाँ पे नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ आपको डील नहीं करना पड़ता, या वो आपकी प्रेजेंस में नहीं है, तो वो समय यूटिलाइज़ करें और इंट्रोस्पेक्शन करें कि अब आपको आगे कदम कैसे बढ़ाने हैं। और आप ये सोचने की कोशिश करें सबसे पहले कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं अपने आप को नार्सिसिस्ट से अलग करने के, दूर होने के, डिस्टेंस बनाने के। क्योंकि सबसे पहला जो तरीका है, सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका जो नार्सिसिस्ट अब्यूज़ से हील होने का, नार्सिसिस्ट अब्यूज़ से अपने आप को अलग करने का, वो यही है फ़िज़िकली अलग होना उस इंसान से, अपनी दूरी बनाना, डिस्टेंस अपने जो, कि आपको सेम माहौल, सेम घर, सेम छत, सेम एटमॉस्फेयर शेयर नहीं करना पड़े। तो आप ये देखिए कि अगर आपके लिए ये पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि अम बहुत सिचुएशंस ऐसी होती है, ऐसा कहना बहुत आसान है, लेकिन बहुत सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। जैसे कि कोई वाइफ़ है, वो फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट है, या वो इतनी पढ़ी-लिखी भी नहीं है कि वो छोड़कर जा सके, या उसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि वो उसको कोई सपोर्ट कर सके अगर वो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है तो। और बच्चे भी हैं, या इस तरह की कोई सिचुएशन, या कोई बच्चा है या टीनेजर है जिसके नार्सिसिस्टिक कोई पेरेंट है, और वो ऑब्वियसली घर छोड़कर नहीं जा सकता, वो पेरेंट पर डिपेंडेंट है एज अ चाइल्ड। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट उस टाइम पे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप सेम घर में या सेम जगह पे नार्सिसिस्ट के साथ ना रहने की चॉइस एक्सरसाइज कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? तो अगर तो आपके लिए पॉसिबल है डिस्टेंस बनाना, अलग होना, सेपरेट होना, कोई अलग जगह पे रहना, या कम से कम टाइम नार्सिसिस्ट के साथ एंगेज करना, तो आप वो करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद अगर आपके लिए जितने हद तक पॉसिबल है, डिसएंगेज करिए।
अगर कट ऑफ करना एक ऑप्शन नहीं है बिल्कुल, मतलब फैमिली भी सेम है और बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं जो जानते हैं, फैमिली सेम है और आप पूरी तरह से कट ऑफ नहीं कर सकती है अभी लॉजिस्टिकली या जो बोलते हैं पूरे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो भी डिसएंगेज यानी कि कम से कम उनसे कांटेक्ट रखना, कम से कम एंगेज करना, ये आप कैसे कर सकते हैं, ये सोचिए, ये करिए। तो अगर तो जैसे आप डेली लाइफ साथ में बिताते हैं और आपके पास कोई ज़रिया ही नहीं है वो डेली लाइफ अलग करने का, तो वो तो अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है किसी भी तरह से, और स्पेशली वो नार्सिसिस्टिक इंसान आपके साथ नहीं रहता, आप अलग रहते हैं ऑलरेडी, तो फिर तो आपके लिए डेफिनेटली पॉसिबल है कि आप डिसएंगेज करिए। आप इंगेजमेंट करना, उनसे बात करना, उनसे इंटरैक्शन करना, चाहे वो इन पर्सन हो या वो सोशल मीडिया पे हो या फ़ोन पर हो, वो जितनी कम हो सकती है उतनी कम कर दें। बिल्कुल लिमिट कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं तो वो भी कर दीजिए। अब जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि नार्सिसिस्ट जो है उसका जो सर्वाइवल मैकेनिज़्म ही है, सर्वाइवल मोड ही है, वो केओस ढूँढकर है, ड्रामा ढूँढकर, टेंशन क्रिएट करके और बेट करके। वो आपके नार्सिसिस्ट को बखूबी पता है, स्पेशली अगर आप उनके साथ रहते हैं या आप उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, आप उनकी एक ही फैमिली में रहते हैं, तो नार्सिसिस्ट को बखूबी पता है कि आपके कौन से ट्रिगर्स हैं या कौन सी चीज़ें आपके वीक पॉइंट्स हैं या क्या कौन से बटन दबाने से आपको तकलीफ होगी, या आप इरिटेट होंगे या आप एजिटेटेड होंगे या आप रिएक्टिव होंगे, आप रिएक्शन देंगे, अपसेट होंगे, रोएंगे या गुस्सा करेंगे या लड़ाई के मोड में हो जाएंगे। और नार्सिसिस्ट को वही चाहिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट का सर्वाइवल इन्हीं ऐसे ही एनर्जी लेकर होता है, यही सब चीज़ें करके होता है, उसको सप्लाई इन्हीं सब चीज़ों से मिलती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना। जो नार्सिसिस्ट के साथ एंगेजमेंट से है उसमें ये है कि रिएक्टिव ना हो, रिएक्ट ना करें। और रिएक्ट ये रिएक्ट नहीं करना ऑफ़न बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं और किसी का काम ही है आपके ट्रिगर्स दबाना, आपको बेट करना, तो ये बहुत एक सुपर ह्यूमन कैपेसिटी हो जाती है कि रिएक्ट नहीं करना या अपसेट नहीं होना या गुस्सा नहीं आना या इरिटेट नहीं होना या परेशान नहीं होना। तो आपकी रिएक्टिविटी कम रह सके, कम से कम मौके हों जिसमें आपकी जो आपको टेस्ट किया जा रहा है, आपको आपके ट्रिगर दबाए जा रहे हैं, तो इसके लिए आप अपनी कोई भी चीज़ों के लिए नार्सिसिस्ट को एक्सप्लेन करना बंद कर दीजिए। कोई भी किसी भी अपने बिहेवियर के लिए आप क्यों करते हैं, कैसे जीते हैं, क्यों नहीं जीते, ऐसे क्यों करते हैं, वैसे क्यों नहीं करते। आप नार्सिसिस्ट को अपने जीवन के बारे में एक्सप्लेन करना, जस्टिफिकेशन देना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट ऑफ़न आपको बहुत तरह से गिल्टी भी फ़ील करवाने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि उनको विक्टिम बनना होता है। स्पेशली कवर्ट नार्सिसिस्ट को विक्टिम स्टेट में रहना कि हम विक्टिम हैं, हमारे साथ आपने गलत किया है, गैसलाइटिंग करना, ये उनकी कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं। तो आपको अपने आप को इस बिहेवियर से दूर रखना है, इसके जंजाल से, सो कॉल्ड, इससे दूर रखना है। जब आप गिल्टी होते हैं, आप उनको एक्सप्लेन करते हैं, या अगर आप जानते भी हैं कि आप गिल्टी नहीं हैं और आप उनको एक्सप्लेन करते हैं कि आप क्यों गिल्टी नहीं हैं, आप उनसे बहस करने की या एक्सप्लेन करने की या समझाने की या जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं, यही नार्सिसिस्ट को चाहिए। तो इसलिए याद रखिए, कुछ भी एक्सप्लेन करने की, कोई भी जस्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो सोचना है उन्हें सोचने दीजिए। उनको एक्सप्लेनेशन देना, उनको एक अपना बिहेवियर के बारे में समझाना, उस पे इलैबोरेट करना, उसका डिस्कशन करना आपका काम नहीं है। और आपका हक नहीं है कि वो आपसे एक्सप्लेनेशन या किसी तरह की जस्टिफिकेशन डिमांड कर सकें। वो वेट करेंगे, वो ट्रिगर करेंगे, लेकिन आपको अपने आप को बिल्कुल दूर रखना है। इस टेम्पटेशन में ही नहीं आने देना कि आपको कुछ भी एक्सप्लेन करना है, आप अपनी लाइफ क्यों जीते हैं, किस तरह से। ऑब्वियसली अगर आप अलग रहते हैं, आप साथ रहते ही नहीं, तो ये आपके लिए बहुत आसान है। अगर आप साथ में रहते हैं और अभी नहीं छोड़ सकते, साथ में रहना आपकी मजबूरी है किसी भी कारणवश, तो भी आप ये वाले जो तरीका है अपना सकते हैं जहाँ तक हो सके। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप एक्सप्लेन करना बंद कर दीजिए, जस्टिफाई करना बंद कर दीजिए। वो लंबे-लंबे डायलॉग्स, डिबेट्स, डिस्कशंस चाहेंगे आप, एक्सप्लेन ही करना बंद कर दीजिए, कुछ भी बताना बंद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा जो है
दूसरी चीज़ जो है, तीसरी चीज़, वो सुपरफिशियली एंगेज करिए। अब ये कहने में बहुत अजीब लगता है क्योंकि जो असली रिलेशनशिप्स बनती हैं इंसान से, या हमें असली जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनानी होती है, उसमें हम हमेशा ये बोलते हैं कि सच पे रहिए, डीप चाहिए, सुपरफिशियली ऊपरी तह पर रिलेशनशिप्स मत बनाइए। जो मीन करते हैं वो बोलिए, हार्ट टू हार्ट शेयर करिए, अपनी अपनी वल्नरेबल साइड उस इंसान को दिखाइए जिससे आपको जेन्युइन डीप रिलेशनशिप करना है। एक दूसरे को ट्रस्ट करिए, अपने अंदर जो सच है वो दिखाइए, आपस में डीप चीज़ें शेयर करिए, दूसरे की भी समझिए, खुद की भी बताइए। लेकिन ये एडवाइस जो है ये अब नार्सिसिस्ट के लिए बिल्कुल एंटी वर्क करती है, क्योंकि रिमेंबर, नार्सिसिस्ट इंसान जो है वो, जैसे अभी मैंने बोला, आपको बेट करता है, आपके बटन्स दबाता है, ट्रिगर्स दबाता है, और आपकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो भी अपनी अपनी डीपेस्ट बातें, अपने डीपेस्ट दुख, या अपनी डीपेस्ट जो आपकी लाइफ से इच्छाएं हैं, या आपकी जो सफरिंग है, या आपकी एक्सपीरियंसेस हैं, या कुछ आपकी बहुत डीप ऐसी बातें हैं जो आप सबसे नहीं शेयर कर सकते, मे बी इट्स फुल ऑफ सम शेम, या सम वीकनेस, या सम वल्नरेबिलिटी, या आपके अंदर की दुख, तो वो जो सारे नार्सिसिस्ट हैं, जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया था, नार्सिसिस्ट वो यूज़ करता है, स्पेशली कवर्ट नार्सिसिस्ट और मेलिग्नेंट नार्सिसिस्ट, ये वाली सारी चीज़ों को समय आने पर एक स्टोर हाउस की तरह अपने अंदर रखते हैं, और समय आने पर आपकी अगेंस्ट हर जगह यूज़ कर सकते हैं, आधे अधूरे तरीके से, झूठ मिलाकर, उसमें से सच हटाकर, या गलत कॉन्टेक्स्ट में गलत चीज़ को बताकर यूज़ करते हैं, जो आपका मतलब नहीं होता, उस लेकिन वो उस तरह से उसको अपनी कहानियों में इस्तेमाल करते हैं। आपकी कुछ भी जो चीज़ें उनको पता है, जैसे मैंने बोला था, कुछ भी, दे कैन यूज़ एनीथिंग अगेंस्ट यू। कुछ भी अगर आप नार्सिसिस्ट को बताएं, उससे पहले ध्यान रखें और ये समझिए कि वो उस चीज़ को ज़रूर इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अपनी डीपेस्ट सीक्रेट शेयर करना, अपने बारे में सच शेयर करना, अपनी डीपेस्ट इच्छाएं, लाइफ से आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो डर है, जो खुशियां हैं, वो नार्सिसिस्ट से शेयर करने की आदत बिल्कुल बंद कर दीजिए। नार्सिसिस्ट को अपने बारे में कोई भी फॉर्डर मत दीजिए, कुछ भी मत बताइए। अभी तक बता चुके हैं ऑब्वियसली, तभी आपने समझा होगा कि शायद इस डिफ़िकल्ट, इस पेनफुल एक्सपीरियंस के बाद कि ये इंसान नार्सिसिस्ट है। लेकिन जब समझ गए तब बताना बिल्कुल बंद कर दीजिए, उन्हें फॉर्डर देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। सुपरफिशियल बिहेवियर रखिए। अगर, जैसे मैंने सबसे पहले बोला था, अगर बिल्कुल डिसएंगेज कर सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं, डिपेंडिंग, ऑब्वियसली कट ऑफ करने का भी जो डिसीजन है ये आप उस पे बेस्ड ले सकते हैं कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं नार्सिसिस्ट से कम्प्लीटली, और आपका कितना मिलना जुलना जो है वो अनअवॉइडेबल है। अगर बिल्कुल अवॉइडेबल है तो आप कट ऑफ कर सकते हैं। और ऑल्सो डिपेंडिंग कि नार्सिसिस्ट ने आपकी ज़िंदगी में कितनी परेशानी की है, कितना टॉक्सिसिटी फैलाई है, कितना परेशान करता है, कैसी तरह का, कैसी फितरत का, कितनी इंटेंसिटी का नार्सिसिस्ट है, जिस पे डिपेंडेंट आप ही डिसीजन ले सकते हैं कि टोटल कट करना ही बिल्कुल सही डिसीजन है। लेकिन अगर आप बिल्कुल पूरी तरह से कट ऑफ नहीं कर सकते, तो जैसे मैंने बोला, डिसएंगेज करिए, जस्टिफिकेशन मत दीजिए, एक्सप्लेन मत करिए, इंडिपेंडेंट, अपना इमोशनली इंडिपेंडेंट रहिए, और उसको जो कांटेक्ट है, जो बातचीत है, अगर आपको करनी ही पड़े नार्सिसिस्ट से, चाहे आप साथ में रहते हैं या कभी-कभी आपको मिलना पड़ता है, ज़रूरी होता है, तो सुपरफिशियल रखिए। ऊपरी तह, जैसे कि हम मौसम डिस्कस करते हैं ना, ऐसे चीज़ों में जाइए ही मत जिसमें नार्सिसिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेट करने का या आपसे रिएक्शन क्रिएट करने का जो है सामान मिल सके या मौका मिल सके। और नार्सिसिस्ट फिर भी ढूंढ लेंगे क्योंकि वो इसमें बखूबी बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन सुपरफिशियल बातें रखिए। अब हो सकता है कई इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो रिलेशनशिप या तो जेन्युइन डीप रख सकते हैं या रख ही नहीं सकते हैं, जैसे मेरे जैसे इंसान। लेकिन नार्सिसिस्ट के लिए ये रूल है, अगर आपको उनसे एंगेज करना ही पड़ रहा है, बात करनी ही पड़ रही है, तो बिल्कुल हो सकता है तो शांति में रहिए। मोनोसिलेबल्स होते हैं, हाँ, ना, अच्छा है, ठीक है, इतने ही जवाब अगर देकर काम चला सकते हैं, इतने ही जवाब देकर चलाइए। अपनी तरफ से कुछ ऑफर मत करिए, अपनी तरफ से टॉपिक मत इनिशिएट करिए, कॉन्वर्सेशन मत इनिशिएट करिए, और अगर कॉन्वर्सेशन करनी पड़े तो मिनिमम इंगेजमेंट, और बस ऊपरी दिखावे वाला उतना ही रखें, उससे ज़्यादा ना करें। और जितनी जल्दी हो सके वो वाला, अगर आप इकट्ठे हैं तो उस सेटिंग से निकल जाएं। जितनी जल्दी हो सके अपने आप को एक्सक्यूज़ कर लें, या अगर फ़ोन आया है किसी नार्सिसिस्ट का और आप रूड नहीं होना चाहते, आपको बात करनी पड़ी, तो भी उतनी सुपरफिशियल रखें, फटाफट जितनी ज़रूरी रख सकते हैं। ज़्यादा पूछिए मत, अपना बताइए मत। जैसे बोलते हैं ना, बोरिंग हो जाए कॉन्वर्सेशन, उसमें कोई मसाला ही ना मिले, कुछ इंटरेस्ट ही ना लीजिए कुछ भी। और जितनी जल्दी हो सके अपने आप को
कुछ एक्सक्यूज़ देके अपने एक्सक्यूज़ योरसेल्फ फ्रॉम दैट फ़ोन कॉल, फ्रॉम दैट कन्वर्सेशन, फ्रॉम दैट मीटिंग, फ्रॉम दैट प्रेज़ेंस, उठ के किसी और के पास चले जाइए, अपना कुछ और करने लगिए। तो ऐसा क नार्सिसिस्ट के ऊपर आपकी ज़िंदगी कितनी निर्भर है या कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जो आपको साथ बांध के रखते हैं, इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट होंगी ये सारी स्ट्रैटेजीज़ कि आप कितना कट ऑफ कर सकते हैं, कितना डिसएंगेज कर सकते हैं और कितनी आपके पास पावर है अपने आप को नार्सिसिस्ट से हील और प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक जो दूसरा मैं पॉइंट बोलना चाहती हूँ इन सारे पॉइंट्स के बाद, वो है कि जितना हो सके आप, अगर आप नार्सिसिस्ट से दूर नहीं रह सकते, इतना आपके पास अभी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है, आपको बार-बार उनसे मिलना पड़ता है या उनके साथ शायद एक ही घर में रहना भी पड़ता है, तो आप ऐसा कोशिश करिए कि आप जो है उनकी बातों को इतना पर्सनली ना लें। पर्सनल होती है ऑफ कोर्स, नार्सिसिस्ट जो इंसान जो बातें करता है वो पर्सनल होने के लिए ही करता है, क्योंकि वो दुख देना चाहता है, वो आपकी दुखती नफ्स पे को दबाना चाहता है, वो ट्रिगर करना चाहता है, वो आपको एंगर करना चाहता है, आपको ह्यूमिलिएट करना चाहता है, शेम करना चाहता है, आप में से रिएक्शन लेना चाहता है। नार्सिसिस्ट के साथ, जैसे मैंने कहा है अपने पिछले वीडियोस में, रहना ही एक अपने दिमाग के चैन को खो देने वाली बात होती है, क्योंकि ज़्यादा समय तक नार्सिसिस्ट जो सुख चैन से रह पाने की, इमोशनल स्टेबिलिटी से रह पाने की कैपेसिटी ही नहीं रखता। इसलिए जो इंसान उसके साथ रहते हैं वही जानते हैं कि नार्सिसिस्ट के साथ डे टू डे लाइफ बिता पाना क्या होता है। तो लेकिन अगर आपको वो करना ही पड़ रहा है तो कोशिश करिए कि आप उन चीज़ों को जो कि जो पर्सनली मेंट होती हैं, जो, लेकिन आप समझिए कि अपने आप को समझाइए कि ये नार्सिसिस्ट की फितरत है जो बदल नहीं सकती है, जिसे बदलना आपके हाथ में नहीं है। नार्सिसिस्ट सिर्फ आपको ही नहीं, जहाँ जहाँ विक्टिम बना पाएगा, जिस इंसान को भी फॉडर बना पाएगा, वो हर इंसान के साथ ऐसा ही बिहेवियर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो किसी से प्यार करता ही नहीं है, उसमें कोई जेन्युइननेस है ही नहीं। इसलिए ये सोच के आप उस बिहेवियर को पर्सनल मत लीजिए कि वो हर एक के साथ यही करेगा, हर एक के लिए उसके अंदर टॉक्सिसिटी ही होगी, हर एक के साथ वो अपने आप को, अगर कवर्ट नार्सिसिस्ट है तो विक्टिम ही बनाएगा, गेम गेम प्लान्स ही करेगा, स्ट्रैटेजी ही करेगा, माइंड गेम्स ही खेलेगा। किसी भी इंसान को जो उसकी जो असली एक अनकंडीशनल लव, एक हेल्दी सपोर्टिव जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं मिलेगी, चाहे वो शुरू-शुरू में उस इल्यूज़न में रहे कि वो हमारे साथ तो बहुत अच्छा है, जो, लेकिन आप इस चीज़ को इसलिए ये सोच के खुद को बताइए और अपने आप को मजबूत करिए कि आप कुछ भी पर्सनलाइज़ करके ना लें। नार्सिसिस्ट अगर आपके ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है, आपको परेशान करने की कोशिश, तो आप उसको पर्सनली ले ही ना, और जैसे बोलते हैं लेट इट रोल ऑफ योर बैक, कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल गया, या कुछ बोल रहे हैं आपको तो आप दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं, ध्यान ही नहीं दिया, या आप अपने आप को समझा रहे हैं कि इट्स नॉट माय प्रॉब्लम इफ दिस पर्सन इज अ नार्सिसिस्ट, एंड अगर वो ऐसे अब्यूसिव तरह से बोलता है या इस तरह की चीज़ें करता है, नॉट माय प्रॉब्लम। और याद रखिए, आपको बैठकर, ज़रूरी नहीं कि आपको बैठकर, स्पेशली अगर आप एक मैच्योर अडल्ट हैं, कि आप लंबी लंबी ह्यूमिलिएशंस या ताने या सरकाज़म या बीलिटलिंग बातें, जो आपके लिए डेरोगेटरी बातें हैं, वो बैठ बैठ कर सुने, या वो किसी और के बारे में ऐसे बोल रहे हैं तो आप बैठ बैठ कर सुने नहीं। अपनी बाउंड्रीज रखिए, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन, क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज। अगर अभी तक आपको हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब नहीं पता है तो अब ये मतलब समझ ली। बाउंड्रीज यानी कि दायरे, हमारे लिए खुद के बनाए हुए दायरे, जो हमें सेफ रखते हैं, जो हम, हमारा एज एन इंडिविजुअल हमारा राइट है। और ये यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ऐसी कंट्रीज़ में जानने के लिए जहाँ पे कलेक्टिव कल्चर्स होते हैं, जैसे इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया की और कंट्रीज़, जहाँ पे सब कुछ जो है मिला-जुला माना जाता है, जहाँ इंडिविजुअलिटी को ज़्यादा समझा नहीं जाता, इंडिविजुअलिटी को सेल्फिश माना जाता है, जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज़ में लोग रहते हैं, और अगर जॉइंट फैमिलीज़ में नहीं भी रहते तो भी बहुत ज़्यादा जो फैमिलीज़ होती हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़, उनका ऑफ़न बहुत ताना-बाना आपस में होता है, मामा, चाचा, ताया, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस भी होती है, क्योंकि उसको प्यार का नाम दिया जाता है। कभी-कभी वो अच्छा भी होता है, लेकिन हमेशा हर चीज़ की जो एक हद होती है वो अच्छी नहीं होती। बैलेंस जिस चीज़ में नो नहीं हो, वो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। तो ऑफ़न जो एक बुरी बात है ऐसे फैमिली, कलेक्टिव
रिलेशनशिप स्ट्रक्चर्स में अच्छी बातें भी होती हैं, लेकिन एक बुरी बात जो है वो ये होती है कि ऐसे में बहुत सारे जो नार्सिसिस्टिक या अब्यूसिव बिहेवियर्स होते हैं फैमिली वालों के, वो पहचान में नहीं आते, या अगर आते भी हैं तो उनको एक्सेप्टेंस का नाम देकर हमें एक एक्सेप्ट करना सिखाया जाता है। या अगर हम उनसे बाउंड्रीज ड्रॉ करना चाहें या अपनी सीमाएं बनाना चाहें या अपने लिए खुद की जगह, खुद की स्पेस, अपना सॉलिट्यूड या अपना अकेलापन जो हर एक इंसान की ज़रूरत होती है वो सीख करना चाहें, तो हमें सेल्फिश बताया जाता है और हमें कोशिश की जाती है कि हम बाकी सब के जैसा बन जाएं, या बाकी सबको खुश करने की जो जिम्मेदारी है वो हम पे डाल दी जाती है। और जो जो कि पॉसिबल ही नहीं है, किसी इंसान में क्षमता नहीं है कि वो खुद से सबको खुश रख सके। सबकी खुशी सिर्फ उनके आंतरिक काम से आती है, उनकी जिम्मेदारी होती है, उनके अंदर से आती है। जब हम अंदर से खुश होते हैं तभी हम अपना बेस्ट बाहर दे पाते हैं सभी लोग, और ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने आप को हील्ड रखना, अपनी खुशी के लिए अंदर से जिम्मेदार होना। क्योंकि जब आप अंदर से अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेते हैं तभी आप वो हील्ड सेल्फ, जो अपना अच्छा बेस्ट वर्जन बाहर की अपने रिलेशनशिप्स में दे पाते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हों या फैमिलीज हों। जब आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, फैमिली में कोई एडल्ट है तो अपने छोटों से एक्सपेक्ट करता है फैमिली में कि यही आपको खुश रखेंगे, यही आपकी ज़िम्मेदारी लेंगे आपको खुश रखने की, अगर नहीं लेंगे तो वो आपको गिल्टी फील करवाएँगे। तो ऐसे में बहुत सारे जो है नेगेटिव पर्सनैलिटी बिहेवियर्स, नेगेटिव बिहेवियर्स जो है पनपते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है कुछ लोग जो हैं वो इस डिसफंक्शनल रिलेशनशिप का शिकार होते हैं। और नार्सिसिस्टिक बिहेवियर भी ऐसा है जो ऐसे फैमिली पैटर्न्स में बहुत पनपता है, और आराम से पनपता है क्योंकि उसमें जो बाउंड्रीज़ हैं अपने लिए गलत सही डिसाइड करने की या सामने रखने की या अपने लिए बोलने की इजाज़त नहीं होती, उसको गलत माना जाता है, उसको सेल्फिश माना जाता है। आपको बड़े लोग डांट देते हैं या आपको राइट्स नहीं दिए जाते हैं अपने खुद के, कि आप एज इंडिविजुअल भी कुछ हैं, कि फैमिली के बिना आप कुछ हैं ही नहीं, आपको फैमिली जैसे बोलती है वैसे ही करना पड़ेगा। तो जो फॉल्स फेक रिस्पेक्ट जो है, और इसके इसके नाम पर बहुत कुछ गलत होता है, कि जो फेक रिस्पेक्ट देनी है, फेक प्यार दिखाना है, फेक अपनापन दिखाना है, इसके जब मायने लोग नहीं समझते तो इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इंडियन फैमिली कॉन्टेक्स्ट। तो अगर आप भी इसी तरह के किसी पैटर्न में, किसी नार्सिसिस्ट अब्यूज से सफ़र करते हैं, तो जानिए ये आपका एब्सोल्यूट हक है। और स्पेशली अगर आप एडल्ट हैं, मैच्योर हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपका ये हक है कि अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक फैमिली से अब्यूज़ सह रहे हैं, या आपके हस्बैंड या वाइफ या आपकी इकट्ठे रहते हैं और आप किसी और फैमिली मेम्बर है जो नार्सिसिस्टिक है, तो आप हस्बैंड वाइफ को पूरा हक है कि वो अपना दायरा बना सकें अलग से। आपको कोई भी जो है अपने अब्यूज़िव बिहेवियर का शिकार बनाए, या आपकी मेंटल पीस ले, या आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी डाले, ये किसी को भी हक नहीं है। और ये आपका पूरा अधिकार है कि आप अपनी बाउंड्रीज बना सकें एज ए एडल्ट, एज ए हेल्दी एडल्ट। क्योंकि वही रिश्तेदारी में रहना, वही रिलेशनशिप में रहना जहाँ पे आपको सुकून मिलता है, जहाँ पे आप पर्याप्त महसूस करते हैं, जहाँ आप खुशी से जो भी आपके अंदर अच्छा देने के लिए दे सकते हैं, और जहाँ पे आपको म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जेन्युइन सपोर्ट और लव की फीलिंग महसूस हो। और आपको महसूस होती है कि नहीं, इसके जज सिर्फ आप हैं। किसी और के कह देने से अगर आपको फील नहीं होता तो आपको ये मानने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको फील होता है वो आपके गट में आपको पता चल जाएगा, आपके अंदर की आवाज़ आपको बता देगी कि आप कैसा फील करते हैं। एनर्जी झूठ नहीं बोलती है। तो अपने लिए बाउंड्रीज और दायरे ज़रूर बनाएं। और नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से डील करने का तो पहला रूल है कि क्रिएट बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ। डिसअलाउ अ नार्सिसिस्टिक पर्सन टू ह्यूमिलिएट यू, इंसल्ट यू, वेस्ट योर टाइम, टेक अवे योर टाइम। आपकी एनर्जी, स्पेस, टाइम में वो कम से कम इनरोड्स बना सकें, ऐसी बाउंड्रीज लगाएं। अपने टाइम की लिमिट लगाएं। आप उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड मत करिए, आप उन ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मत दीजिए। आप अपनी स्पेस जैसे भी अलग कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपके लिए पॉसिबल है वो करिए। जितना लिमिटेड हो सकता है उतना इंटरेक्शन जितना आपके हाथ में है पूरी तरह से करिए। पूरी तरह से कट कर सकते हैं, और वो अगर ज़रूरी समझते हैं तो वैसा ज़रूर करिए। फ्लाइंग मंकीज़ का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने काफ़ी सारे टिप्स दिए थे फ्लाइंग मंकीज़ से डील करने के लिए। तो नार्सिसिस्ट से भी काफ़ी सारे वही तरीके होते हैं, और इसमें मैं फिर बताना चाहती हूँ कि अगर नार्सिसिस्ट अपने फ्लाइंग मंकीज़ आपके लिए यूज़ करें तो उनके साथ भी ऐसे ही करिए। इग्नोर करिए, सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशन रखिए, डिटेल्स मत दीजिए, अपनी वल्नरेबिलिटीज़, अपनी सीक्रेट्स, ये सब कुछ शेयर मत करिए। उनके साथ कॉन्वर्सेशन में इंगेज मत करिए, उनके साथ उनको जस्टिफिकेशन मत दीजिए, उनको कुछ समझाइए मत, अपनी
ज़िंदगी के बारे में या किसी भी पॉइंट, किसी टॉपिक के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि आप उनको कोई डिस्कशन, कोई एक्सप्लेनेशन वो नहीं करते हैं, उनसे किसी चीज़ की परमिशन मत लीजिए। यही सारी चीज़ें आपको वहाँ भी करनी है। अपनी फिर कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको किसी नार्सिसिस्ट को ज़रूरत नहीं है देने की, स्पेशली अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, आप उन पे निर्भर नहीं हैं और आप वो चीज़ से बच सकते हैं, तो उनको कुछ भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके तो पूरी तरह अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ जो हैं या स्ट्रगल्स हैं, जैसे सबकी ज़िंदगी में चलती हैं, ऊपर-नीचे, ऊँच-नीच, खुशी या स्ट्रगल या बैटल या हैप्पीनेस, अपनी आपकी अचीवमेंट्स, आपकी सक्सेसेस, आपके फेलियर्स, ये सब कुछ भी का मतलब नथिंग एट ऑल, नार्सिसिस्ट से डिस्कस मत करिए, उनसे शेयर मत करिए। और ये आपको मैं बताना चाहती हूँ इसमें कि अगर आप नार्सिसिस्ट से फिर भी थोड़े कनेक्टेड हैं, बातचीत होती है और नार्सिसिस्ट जो है वो बहुत माहिर है, आपको समझता है, आपके ट्रिगर्स समझता है, तो वो हो सकता है वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आपसे ये चीज़ें निकलवाने की कोशिश करे। जैसे कि हो सकता है वो अपने बारे में कुछ बताने की कोशिश करे, थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, बहुत ज़्यादा अपने बारे में डीप या सच्ची बातें नार्सिसिस्ट नहीं बताएँगे। वो उतना ही बताएँगे थोड़ा-सा जिससे आपको लगे कि अरे वो कुछ बहुत डीप शेयर करना चाहते हैं, वल्नरेबल हो रहे हैं, अपने बारे में आपको जेन्युइनली बता रहे हैं, अपने दुःख बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि ये भी एक स्ट्रैटेजी होगी आपसे आपका जो अंदर की चीज़ें हैं, आपसे आपकी ज़िंदगी की डिटेल्स निकलवाने के लिए। ये सिर्फ़ एक तरीका होगा जहाँ पे आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, लेकिन एक स्ट्रैटेजी की तरह जहाँ आप सब कुछ उगल दें, आपको लगे नहीं आप इमोशनल हो जाएँ या टेम्प्टेड हो जाएँ, क्योंकि आपको लगे ये शोल्डर टू क्राई ऑन है, टू शेयर है, या ये शायद चेंज हो जाएँ, शायद परिवर्तन आ जाए, या आपको अपने अगर आपका पहले आपको अच्छा समय भी था, आपको याद आ जाए और आप शेयर कर दें। तो इन चीज़ों से बिल्कुल बीवेयर रहिए, क्योंकि इस टेम्पटेशन में मत गिरिएगा, क्योंकि वो आप फिर से अपने लिए एक स्टेप और बढ़ा देंगे, फिर से वही ज़ोन में चले जाएँगे जिस ज़ोन से आपको बाहर निकलना है। इसलिए अपने बारे में कुछ भी कितना भी मन करे चाहे, और अगर ऐसा ख़ासकर अगर बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप होती है, स्पेशली अगर हमारा अपने हस्बैंड या वाइफ या पेरेंट या चाइल्ड या सिबलिंग, हमारा बहन भाई कोई ऐसा रिलेशन होता है, तो मन करता है अपने आप से, इंसान को ऐसा रिलेशन होता है तो मन करता है। लेकिन कितना भी टेम्पटेशन हो, कितना भी दुख हो, कितना भी जोर लगाना पड़े अपने बारे में, ये चीज़ें शेयर मत करिए। वही शेयर करिए अपने दुख और अपनी खुशियाँ जहाँ पे जो है लोग आपके लिए जेन्युइनली अवेलेबल हैं, आपको जेन्युइनली प्यार करते हैं, जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं, आपकी खुशी में जेन्युइनली प्राउड और खुश होंगे, आपके दुख में जेन्युइनली कोशिश करेंगे कि आपको सपोर्ट करने की। तो ये इनमें से कुछ भी जो कैपेसिटी है, टैलेंट है, नार्सिसिस्ट के पास नहीं है, ना नार्सिसिस्ट की ये इंटेंशन होती है। इसलिए अपने ज़िंदगी के ये वाले एस्पेक्ट्स बिल्कुल दूर रखिए। तो नो न्यूज़ इज़ द बेस्ट न्यूज़ विद अ नार्सिसिस्ट, शेयरिंग नो न्यूज़ इज़ द बेस्ट न्यूज़ फॉर यू। अब कुछ जो हैं लोग मैंने ऐसे पाए हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट भी, कुछ जो इस टॉपिक पे बहुत एक्सपर्टीज़ रखते हैं नार्सिसिज्म के टॉपिक पे, जो एक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एडवाइस देते हैं, जो एडवाइस मुझे और काफ़ी लोगों को पर्सनली बहुत अजीब लगी। और जिन्होंने ये एडवाइस दी उन्होंने भी ये बहुत क्लियरली डिस्क्लेमर दिया कि इस एडवाइस को किस सर्कमस्टांस में, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग एडवाइस नहीं है नार्सिसिस्ट से डील करने की। तो मैं वो एडवाइस भी शेयर करना चाहती हूँ। और ये एडवाइस, ये जो कुछ सजेशंस और टिप्स हैं, शायद अजीब ही लगें बहुत ज़्यादा, लेकिन ये उन लोगों के लिए हैं जो ऐसी परिस्थितियों में ट्रैप्ड है जहाँ वो इस समय बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट के अंडर हैं, बहुत ज़्यादा उन पे डिपेंडेंट हैं और वो उनसे दूर नहीं हो सकते या पीछा नहीं छुड़ा सकते, ट्रैप्ड हैं टू द एक्सटेंट ऐसी स्थिति में, जैसे कि कोई जिसको नौकरी की ज़रूरत है और वो उसका बॉस नार्सिसिस्ट है और वो अभी इस हालत में नहीं है कि वो उस जॉब को छोड़ सके, या दैट पर्सन कैन वॉक आउट, या एक ऐसे अब्यूसिव रिलेशनशिप में है जहाँ नार्सिसिस्ट के भी बहुत पावर है, एक ऐसे घर में रहता है, बच्चा है, या इस तरह से कोई रिलेशनशिप में है जहाँ वो अभी नहीं इस तरह से, या मे बी नार्सिसिस्ट जो है उसके साथ लीगल बैटल चल रही है, या उसको थ्रेट है, कोई इंटिमिडेशन या थ्रेट या किस तरह का ब्लैकमेल है कि जहाँ पे वो नार्सिसिस्ट उस पर पूरी पावर रखता है, इसलिए वो इंसान अभी अपने आप को केपेबल नहीं महसूस कर रहा कि वो अपनी पावर नार्सिसिस्ट से वापस ले ले या अपने आप को अलग कर ले। तो ऐसी कोई जो बहुत डिफ़िकल्ट या इंट्रैपिंग सिचुएशंस होती है, और भगवान करे कि
कि ऐसे किसी के साथ ना हो, आपके साथ ना हो, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन है तो बहुत मुश्किल होता है उस इंसान के लिए, जो दूसरा इंसान शायद फिर भी कर पाए, अपने आप को अलग कर पाए, कट ऑफ कर पाए, क्योंकि सिर्फ इमोशनल पेन इन्वॉल्व नहीं है, रिमेम्बर इसमें बहुत सारी और परिस्थितियां हैं, लॉजिस्टिक परिस्थितियां, जिसकी वजह से आप अभी नार्सिसिस्ट से अलग नहीं हो सकते। तो ऐसी सिचुएशंस में जो एडवाइस दी गई है वो ये है कि आपको अगर डील करना है थोड़े टाइम तक, और नार्सिसिस्ट के साथ अच्छा भी जितना हो सके कि आपकी ज़िंदगी में कम से कम जहर घुले, कम से कम परेशानी हो, जब तक कट सकता है, जब तक आप इस स्थिति में नहीं आते कि आप छोड़ सकें, आप दूर हो सके, तब तक आपको काम चलाना है। तो आप कैसे अच्छे तरीके से जितना आराम से हो सके वो समय निकाल पाएँ। तो ऐसे में बोलते हैं नार्सिसिस्ट को, स्पेशली क्योंकि नार्सिसिस्ट को बहुत एंटाइटलमेंट, बहुत प्रशंसा, बहुत वैलिडेशन, बहुत एप्रिसिएशन चाहिए। तो आप उनको अप्रिशिएट करते रहें, बड़े-बड़े तरीके से अप्रिशिएट करते रहें, सुपरफिशियली अप्रिशिएट करते रहें। इतना भी सुपरफिशियल नहीं, क्योंकि वो इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें समझ आ जाएगा। तो कोई जेन्युइनली अगर आपको लगता है कि कुछ शायद चीज़ हो सकती है थोड़ी बहुत उनमें अच्छी है, उनकी लीडरशिप के बारे में या उनकी कोई कैपेसिटी के बारे में, तो उनको अप्रिशिएट कर दें कि अरे आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, या आपसे तो बहुत अच्छी एडवाइस मिलती है। या अगर आप उनको कोई नहीं भी मन लेने का तो उनकी कोई सलाह पूछ सकते हैं, चाहे आप उसको यूटिलाइज नहीं करें, लेकिन आप दिखा सकते हैं कि आप उनकी एडवाइस, उनकी सजेशन मान रहे हैं। स्पेशली ऑफिस सिचुएशन में तो आप वो मांग लें उनसे, ऐसा कि उन्हें उनका जो ईगो बूस्ट हो, उनको वो अपने बारे में और ज़्यादा बड़ा महसूस कर सकें। तो इस तरह से आप अगर ये वाली चीज़ें कर सकते हैं, उनको अप्रिसिएशन कर सकते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं, इतने भी नहीं कि फेक लगे, लेकिन तरीके से कि आपको लगे कि वो उससे उनकी जो ईगो बूस्ट हो गई, वो खुश हो गए, या वो आपको इतना टारगेट नहीं करेंगे, आपको इतना तंग नहीं करेंगे। तो जितना हो सके बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए आप जितना उनको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, उनको ईगो बूस्ट कर सकते हैं, उनको गुड ह्यूमर में रख सकते हैं। रिमेंबर उनको कभी अगर आपको पता है वो नार्सिसिस्ट हैं, फिर भी अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं भी लग रही हैं, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आप जो है उनको नफ़रत की दृष्टि से मत देखिए, क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिकली समझदार होते हैं। इसमें वो समझ जाएँगे एंड देन वो आपका जो बिहेवियर है आप पे ही रिपरकशन आएगा। तो आप जितना हो सकता है संयम रखिए। आपको उनकी पर्सनैलिटी, उनकी प्रेज़ेंस, उनकी एनर्जी बहुत डिस्गस्टिंग लगती है, रिपल्सिव लगती है, फिर भी कोशिश करिए कि आप अपनी उनकी प्रेजेंस में स्माइल रख सकें। आप ऐसा ना उन्हें दर्शाएं कि आप बहुत अनकंफर्टेबल हैं, बहुत डिस्गस्ट हो रहे हैं उनकी प्रेजेंस से, दैट यू आर एब्सोल्युटली इरिटेटेड, डिस्गस्टिंग, रिपल्सिव, आप वेट नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनकी प्रेजेंस से कब जाएं। तो आप जितना हो सकता है आप उनकी, अगर वो कुछ बता रहे हैं तो इंटरेस्ट लें उनकी बात में, और उनको अप्रिसिएशन ऑफर करें या इंटरेस्ट शो करें, ऐसे लगे कि आप जेन्युइन इंटरेस्टेड हैं, आपको थ्रेटन्ड फील ना हो आपसे। जब रिमेंबर नार्सिसिस्ट को अगर लगता है कि आप उसको समझ पा रहे हैं, आप उससे डिस्गस्टेड हैं, आप उससे घृणा कर रहे हैं, तो वो अपने शेम मोड में एकदम से चला जाता है, स्पेशली कोवर्ट नार्सिसिस्ट, और वो आपसे फिर अग्रेसिवली डील करता है। अपने जो अंदर की उसकी शेम है, जो चीज़ें नहीं, उसको लगता है वो आपके सामने एक्सपोज हो गया, तो उसका जो सबसे जो डिफ़िकल्ट डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स हैं आपके लिए, वो आपके ऊपर निकलेंगे। तो इसलिए आपको ये नहीं दर्शाना है कि आप उनको समझ गए हैं, कि आप उनसे नफ़रत करते हैं, वो किस तरह के इंसान हैं। ताकि उन्हें लगे कि आप कोई थ्रेट नहीं है, आप उनके साथ अच्छे पेश आ रहे हैं, आप आराम से पेश आ रहे हैं, आप उनको आपसे कोई थ्रेट फील नहीं हो, एक्सपोज्ड फील नहीं हो। तो इस तरह के जो बिहेवियर्स हैं ये सजेस्ट किए गए हैं कि अपना टाइम निकालने के लिए, अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ ट्रैप्ड और अभी नहीं छोड़ सकते हैं, ये सजेशंस देने में मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो इस तरह का सुपरफिशियल फेक बिहेवियर कर सकती है किसी के साथ। और मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि ये एडवाइस दी गई है स्पेसिफिकली उन सिचुएशंस में जहाँ, क्योंकि कभी-कभी एक नार्सिसिस्ट के साथ कोई बहुत डेंजरस नार्सिसिस्ट भी हो सकता है, मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट जो बहुत क्रिमिनल माइंडेड भी हो सकता है, और किसी इंसान को ऐसे में बहुत ज़रूरी है थोड़ा समय निकालना, एटलीस्ट जब तक वो हेल्प के करीब ना हो, जब तक डिटैच नहीं कर पाए या हेल्प नहीं आ पाए, बहुत ज़रूरी है कि वो क्या करे। तो ऐसे या इस तरह के सिमिलर सिचुएशंस के लिए ही ये एडवाइस दी गई है। और रिमेंबर जहाँ पे ये रिलेशनशिप्स में एडवाइस दी भी गई है, जिस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ आप अभी नहीं दूर जा सकते, वहाँ भी ये क्लियर किया गया है कि एडवाइस बहुत ही कम
थोड़े समय के लिए है, लंबे समय चलाने के लिए नहीं है। लंबे समय का ये तरीका नहीं है नार्सिसिस्ट से डील करने का। लंबे समय के तरीके वही हैं, जेन्युइन तरीके वही हैं, अपने आप को हील करने के तरीके वही हैं, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ एंड करने के, उससे निकलने के तरीके वही हैं जो मैंने शुरू में आपको इस वीडियो के ऑलरेडी बताए हैं। ये सिर्फ टाइम बाय करने के, थोड़ा और डिले करने के, अपने आप को और महफूज करने के, अपने आप को तो जितना हो सकता है आपको शायद कुछ डिटेल्स या प्रूफ इकट्ठे कर रहे हैं नार्सिसिस्ट के, अगर वो ऑफिस सिचुएशन है या कुछ ऐसा बहुत डेंजरस नार्सिसिस्ट है, आपको लीगल प्रूफ चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, तो आप शायद प्रूफ इकट्ठे कर रहे हैं या अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बचा रहे हैं या दूरी बना रहे हैं, या कुछ आपके दिमाग में कुछ है जो आप दिखाना नहीं चाहते, कुछ प्लान कर रहे हैं, या पैसे बचा रहे हैं कि आप अलग हो सकें, अपने पैसे अलग, या ऐसा कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में ये जो सुपरफिशियल स्ट्रैटेजीज है नार्सिसिस्ट को टाइम बाय करने के लिए, उसकी प्रशंसा कर दी, उसकी गुड बुक्स में रहना, ह्यूमर करना, उसको अप्रिशिएट करना, उसके लिए डिस्गस्ट शो नहीं करना, ये जो चीज़ें हैं ये उस थोड़े समय के लिए ही यूज़ करने के लिए, आपको प्रिजर्व करने के लिए। क्योंकि याद रखिए, कभी भी जो गलत है, जो अब्यूजिव है, जो टॉक्सिक है, उसको हम और बढ़ावा दे के, उसको खुश करके, अगर हमें लगता है कि हम अपनी खुशी खरीद पाएंगे, तो वो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, वो सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। जैसे कि एक बुली के साथ, जब कोई बुली होता है, हम डर के मारे उससे और बुली होते हैं, उसको खुश करने की कोशिश करते हैं, उसको एंगेज करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ अच्छा रहने की, कि शायद ऐसा करके हम उसका जो बिहेवियर है, हमारे लिए अच्छा बिहेवियर खरीद पाएँ, हमें वो तंग ना करे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एनर्जी ही उस चीज़ की इंटरेक्शन की अलग होती है। जितना आप गलत सहते हैं, जितना आप, कोई आपके साथ गलत कर रहा है, उसको और चीज़ें प्लेट में परोस के देते जाते हैं, उतना ही आप अपने लिए और वो अब्यूज़िव बिहेवियर का, थोड़े समय लगेगा कि नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली आपके लिए और अब्यूज़िव बिहेवियर होता जाएगा। आप थोड़ा करेंगे, उसके बाद उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे और बढ़ती जाएगी, और वो वाला बिहेवियर और बढ़ता जाएगा, और आप किसी तरह से भी पूरा नहीं कर पाएँगे, और अपने लिए आप और ज़्यादा जो है टॉक्सिक बिहेवियर का गड्ढा खोद देंगे। तो प्लीज़ याद रखिएगा, ये सिर्फ इसी सिचुएशंस में नहीं, कई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में यूज़ करने के लिए बहुत शॉर्ट टर्म तरीके हैं। लॉन्ग टर्म तरीके वही हैं, टू डिसएंगेज, नॉट टू इंटरैक्ट, इफ पॉसिबल टू कंप्लीटली कट ऑफ, इग्नोर, डिटैच, डिस्कनेक्ट। अगर पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं तो सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशन करिए, कोई आर्ग्यूमेंट मत करिए, एंगेज मत करिए, कॉन्फ्रंटेशन मत करिए, अपने एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, जस्टिफिकेशन मत दीजिए, डिस्कशन मत करिए, कोई आंसरेबिलिटी मत रखिए। अपनी लाइफ के बारे में कोई वल्नरेबिलिटीज़, अच्छी बातें, बुरी बातें कुछ मत शेयर करिए, और हो सकता है तो अपने ऊपर ज़ाती तरीके से वो चीज़ें मत लिए, पर्सनलाइज़ मत करिए। अपने आप को इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी जो एनर्जेटिक इम्यूनिटी है, तो वो बढ़ा के रखिए कि सबके लिए ऐसे ही है और आपकी प्रॉब्लम नहीं है, उनका कर्मा है, आपको जो बोल रहे हैं वो ऐसे ही हैं, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। वो आपको कम दिखा रहे हैं, आपको पुल डाउन कर रहे हैं, तो आप वैसे नहीं बन जाते। आपको मालूम है आप क्या हैं, आपका सेल्फ स्टीम हेल्दी है, और आपको मालूम है क्या है, और आपकी जो इमेज है अपने बारे में, वो आपके अंदर से आती है, अंदर की आवाज़ से आती है, किसी और की, और खासकर किसी नार्सिसिस्ट के ओपिनियन या उसके डिमीनिंग, डिग्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर निर्भर नहीं है। और यहाँ पे मैं आऊँगी अपने एक आखिरी तरफ, पॉइंट की तरफ, जो है ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ऑथेंटिक होने का मतलब है कि हम जो है अपनी जो सेंस ऑफ सेल्फ है, अपना जो ज़िंदगी है, वो अपने अपने अंदर से जो हमारी आवाज़ आती है, जो सच की आवाज़ है, दुनिया में जो सोशली या दिखाया जाता है पॉपुलर कल्चर में, या लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं सुपरफिशियल, उसके ऊपर अपने ज़िंदगी को आधारित ना करें। हमारा सच क्या है, हमारी लाइफ में वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, वो हम उसके ऊपर बेस करें, जो कि असली अंदर से आती हैं चीज़ें, जो कैरेक्टर पे बेस्ड होती हैं, जो इंटेग्रिटी पे बेस्ड होती हैं, जो सच पे बेस्ड होती हैं। क्योंकि जितने हम इनऑथेंटिक होंगे, जितना हम उन बाहरी चीज़ों के मोह में, टेम्पटेशन में आएंगे, उस तरह के लोगों से इन्फ्लुएंस होंगे, जो सिर्फ इसलिए जिनसे हम सिर्फ इसलिए इन्फ्लुएंस है क्योंकि हमें उनसे कुछ चाहिए, या हमें लगता है हमारा कुछ भला हो सकता है क्योंकि उनके पास पावर है, स्टेटस है, पैसा है। तो हम खुद ही ऑथेंटिक नहीं हैं। जब हम खुद ऑथेंटिक नहीं हैं, तो इनऑथेंटिक लोगों का, टॉक्सिक लोगों का, अब्यूजिव लोगों का, इंक्लूडिंग नार्सिसिस्ट का हमारी ज़िंदगी में आना और रह पाना और आसान हो जाता है, और हम ही इनेबल कर देते हैं, क्योंकि हमारे में खुद ही वो क्षमता नहीं है कि हम जान पाएँ कि ज़िंदगी में किस चीज़ की क्या वैल्यू होती है और क्या वैल्यू नहीं होती है।
तो हम उसी तरह से इंसान को इम्पोर्टेंस दे पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि करियर को आगे बढ़ाने के लिए या कुछ किसी से फ़ेवर लेने के लिए हमें गलत इंसान को एक्सेप्ट करना है अपनी ज़िंदगी में या उनको सहना है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है जिसके लिए मैं गलत बिहेवियर एक्सेप्ट करूँ या अपनी बाउंड्रीज़ नहीं सहूँ। जब मैं सही होऊँगा अपने अंदर या सही होंगी, जब मैं ऑथेंटिक होंगी, तो ऑथेंटिक तरीके से, सही तरीके से जो ईश्वर है, जो स्पिरिचुअल पावर है यूनिवर्स को जो रन करती है, वो अपने आप मेरे लिए सही रास्ते बनाएगी। जब मैं खुद गलत चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, जब मैं सच कि मैं खुद ही नहीं रहता, अपने सच पे अमल नहीं करता, जब मैं ही खुद सुपरफिशियल चीज़ें चाहता हूँ और सुपरफिशियल तरीके से, चाहे मीन्स कोई भी हो लेकिन मुझे वो एंड चाहिए, चाहे कैसे भी रास्ते से हो लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए जब तक वो मुझे वहाँ ले जा रही है, तो मैं कुछ भी रास्ता एक्सेप्ट करूँगा। जब हम ऐसे हैं तो वो स्पिरिचुअल जो स्ट्रेंथ है, जो यूनिवर्स की प्योर ट्रू पावर है, वो भी हमें हेल्प नहीं करेगी। हम जो रास्ते चाहते हैं, हमें ऐसे ही रास्ते और मिलेंगे। अगर हम सच का रास्ता चाहते हैं, हमें लगता है मुश्किल है, लेकिन हमारे को हेल्प भी उसी तरह से आती है। अगर हमें लगता है टेढ़े-मेढ़े रास्तों से या सुपरफिशियल तरीकों से या सुपरफिशियल लोगों के थ्रू डील करके या उनको खुश करके या अपने सच पे अमल नहीं होके अपना ज़मीर बेच के, अगर हमें लगता है अपनी कॉन्शियंस को छोड़कर हम, क्योंकि दुनिया तो ऐसे ही चलती है, तो हमें भी ऐसे ही मिलेगा, कुछ मिलना है, तो अगर हम इसमें यकीन करते हैं, तो हमें ऐसे ही फिर चीज़ें यूनिवर्स देगा भी, हमें वैसी ही चीज़ें मिलेगी। तो इसलिए आपको ये सबसे पहले डिसाइड करना है, क्योंकि तभी आप के लिए जो आप बोलते हैं ना नार्सिसिस्टिक स्लेयर, आपकी इंट्यूशन भी तभी डेवलप होगी। आप ना सिर्फ गलत को सहेंगे नहीं, बल्कि ये गलत लोगों को पहचानने की जो क्षमता, इंट्यूशन, गट फीलिंग है, वो भी आपकी और बढ़ती जाएगी और आप खुद ही पहले ही डिटैच हो जाएंगे ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे नार्सिसिस्ट कोई आपकी ज़िंदगी का हिस्सा पहले बन ही ना पाए। चाहे वो किसी वर्क के स्फेयर में हो, प्रोफेशनल स्फेयर में हो या कहीं भी, और आप पहले ही समझ जाए और आप डिटैच हो पाएँ और आप फ्लाइंग मंकी भी ना बन पाएँ। आप समझ जाएँ कि दिस इज़ नॉट द राइट ज़ोन, दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन और मुझे इनके साथ कुछ नहीं करना। तो आप अपना रास्ता ज़्यादा एंटैंगल होने से पहले ही अलग रखें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सच पे, अपनी ऑथेंटिसिटी पे हमेशा काम करें और अपने अंदर जो इनर वर्क है वही करते रहें, क्योंकि वो इनर वर्क करना एक स्पिरिचुअल चीज़ भी होती है और जब आप वो काम करते हैं तभी आपकी प्रोटेक्शन के रास्ते, आपकी अंदर की आवाज़ जो आपको गाइड करती है और आपके लिए पॉजिटिव फोर्सेस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस लाइफ में लाती है, आपको प्रोटेक्ट करके रखती है नेगेटिव एनर्जी से, वो भी तभी बढ़ेंगी जब आप खुद भी उन चीज़ों को उनके अपने अंदर उन पे काम करेंगे और अपने सच पे चलने का जो है वो आपका एक प्राइमरी मोटिव होगा लाइफ में, कि जो भी आपको करना है लेकिन अपने सच पे कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं करना है। और वीडियो एंड करने से पहले मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत सिवियर नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ का आप शिकार हैं, कि अपना संतुलन खो बैठे हैं या आपको आपसे डील अकेले नहीं हो रहा है, बहुत सारे ऐसे सिम्पटम्स में चले गए हैं जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के कारण हुए हैं, एंग्जायटी, डिप्रेशन, फिजिकल एलिमेंट्स, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, और अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी है, ये मीन्स है, तो आप डेफ़िनेटली किसी नार्सिसिस्टिक, स्पेशली जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ से डील करने वाले काउंसलर होते हैं या थेरेपिस्ट होते हैं, उनसे मदद ऐसे केसेस में ज़रूर लीजिए अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी है। तो या ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात करने की कोशिश करिए जहाँ पे आपको वो रेफ़र कर सकें किसी नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ से डील करने वाली थेरेपिस्ट से, या आपको कोई मदद कर सके, ऐसे एनजीओ हो या ऐसा कुछ हो, तो आप उसके बारे में ज़रूर सोचें। इस तरह की हेल्प लेने के बारे में अपने आप को और अवेयर करने के लिए और रिसर्च कर सकते हैं, ऐसी कुछ किताब पढ़ सकते हैं नार्सिसिज्म पे, इस तरह की चीज़ें पढ़ सकते हैं और डेटा ले सकते हैं, तो वो ज़रूर लें। तो ऐसा आप कर सकते हैं। नार्सिसिज्म से जो निकलना है, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ से, किसी नार्सिसिस्ट से डिसएंगेज करना ये आसान काम नहीं होता। बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी रुकावटें होती हैं, और नार्सिसिस्ट जो है कई केसेस में, स्पेशली अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट है, मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट है, सोशियोपैथिक, साइकोपैथिक टाइप नार्सिसिस्ट है, तो वो तब तो और मुश्किल है। बहुत सारे लीगल रिपरकशंस भी हो जाते हैं, स्पेशली अगर नार्सिसिस्ट से आप इन्वॉल्व है अपनी किसी डिवोर्स प्रोसीडिंग में, चाइल्ड की कस्टडी के लिए। ऐसे वाले केसेस में नार्सिसिस्ट truly can make your life hell in a lot of ways, using legal means, using power, using whatever they can, लेकिन आपको अपने सच पर रहना है। ये
कभी कभी आप अलग कर पाते हैं, लेकिन कहीं ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि मैंने लीगल के, जहाँ पे आप ऐसे सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे लीगली या बहुत तरह से आपके लिए बहुत डिफिकल्ट कर देते हैं लाइफ नार्सिसिस्ट, और बहुत ज़्यादा स्लैंडर करके, बहुत ज़्यादा फ्लाइंग मंकीज यूज़ करके आपके लिए जो होते हैं ना स्लैंडर कैंपेन जो होते हैं आपके लिए, वो चला के पीछे से कि सबको आपसे डिस्टेंस करके, सबको आपके अगेंस्ट करके। तो कभी कभी नार्सिसिस्ट से लड़ाई बहुत रियल होती है, बहुत मुश्किल होती है, और जो इससे गुजरता है वही जानता है कि क्या होती है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में या आप किसी और को ऐसे सिचुएशन में जानते हैं तो प्लीज़ जानिए कि आप उन्हें ज़रूर सपोर्ट करिए। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि ये जर्नी बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन जब आपने जर्नी शुरू की है, आपने जंग शुरू की है, तो आप पूरी काबिलियत रखते हैं, और ईश्वर भी आपका पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। द एंटायर यूनिवर्स इज़ विद यू, कि आपको इस जर्नी में मुश्किल ही जो हो, लेकिन हीलिंग के छोर तक आपको ले जाकर ही छोड़ें। आप ये इस पे अपने आप पे यकीन रखिए। अपने जिस पे भी आप प्रे करते हैं, जिस भी भगवान पे, या जैसे भी आप स्पिरिचुअल हैं, या जिस भी तरह से आप यूनिवर्स की उस शक्ति से कनेक्ट करते हैं, उससे अपना कनेक्शन बना के रखिए। और आई ट्रूली होप दैट फॉर एनी ऑफ यू गोइंग थ्रू दिस डिफिकल्ट टाइम इन अ डिफिकल्ट नार्सिसिस्टिक सिचुएशन, आपके पास सॉल्यूशंस, हेल्प, रिसोर्सेज ज़रूर आए। एंड प्लीज़ नो दैट यू आर अ वेरी ब्रेव पर्सन, अ वेरी करेजियस पर्सन टू बी गोइंग थ्रू ऑल दिस। और हाँ, मुश्किल के बाद जो है, जब समुंदर का छोर आता है तो वहाँ पे हिम्मत के साथ बढ़िए, वहाँ पर पीस भी आती है, शांति भी आती है, बेहतर ज़िंदगी भी आती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं जो बहुत 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 सालों तक नार्सिसिस्ट अब्यूज़ का शिकार होने के बाद भी अब बहुत मुश्किल से, बहुत बैटल्स लड़ने के बाद भी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनसे दूर होके बहुत उन्होंने अपनी पावर को पहचाना है, बेहतर ज़िंदगी हर तरह से, फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली बहुत अच्छी ज़िंदगी, बहुत बेहतर ज़िंदगी, बहुत बेहतर क्वालिटी की ज़िंदगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं था वैसी जी रहे हैं। तो ये डेफ़िनेटली पॉसिबल है, इसको कभी मत भूलिएगा। सो ऑन दैट नोट ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलूँगी एक और अगले वीडियो में, जो आई होप आपको इसी तरह से अवेयर करता रहे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड be healthy, be strong, and have strong protective boundaries for yourself.